दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, कॉकरोच जनता पार्टी ने तो अपना अच्छी छाप डाली है पूरे से इंडियन पॉलिटिक्स में, और बीजेपी कंटिन्यूसली उसको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी बात हो गई। राहुल गांधी ने ये पूरा का पूरा मैटर अपने हाथ में ले लिया और एक युवाओं को एक भरोसा दिलाया कि भाई मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और वो पूरा का पूरा जितना भी जो कॉकरोच जनता पार्टी का था वो मैक्सिमम अभी राहुल गांधी डील कर रहे हैं। और निश्चित रूप से करना भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली लोग हैं और वो भी युवा ही है, तो उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरीक़ा से उन्होंने हैंडल किया, हालांकि बाकी बीजेपी जैसा वो भी कर सकते थे कि भाई ठीक है, वो मुझे भी कोई नुकसान हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो भी जाएंगे तो वो, जैसे हम लोगों ने अभी तमिलनाडु में देखा कि कांग्रेस को भी बहुत नुकसान हुआ थलपति की वजह से, लेकिन थलपति ने फिर भी कांग्रेस को पकड़ के रखा और उन्होंने कहा कि भाई देश की सबसे बड़ी एक विपक्ष पार्टी है और बड़ा एक दल है, और वो हर वक्त जुडिशरी से लेके तो एडमिनिस्ट्रेशन तक की उनकी पकड़ है। वही मद्देनज़र रखते हुए आज जो हमारे अभिजीत जो है, उसके वो पार्टी के जो इंचार्ज है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने भी वही सिग्नल दिए है राहुल गांधी को, और उनका समर्थन आपस में एक दूसरे के साथ में है। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि पॉलिटिकली इश्यूज अलग है, और जो यंग युवा हम उसमें जाते हैं उनका एक इशू अलग है। एक सिस्टम को समझना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की को समझना, ये युवा के बस में नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो भी कांग्रेस का बेस है वो कई सालों का है, और वो सालों का होने के बाद में वो तजुर्बा है उनको जुडिशरी को कैसे डील करना, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डील करना, और कौन सी संस्था है उसको किस तरीक़ा से ये लेने का उनका, तो ये सब ये तजुर्बा है। वो निश्चित रूप से कॉकरोच जनता पार्टी एक साथ संभलने नहीं जाती थी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं उन लोगों का एक आस्था बनी है कि राहुल गांधी उनके साथ में है, और वो शायद आगे में क्या फ्यूचर होगा, लेकिन वो सब के सब लोग पड़े हुए हैं। दूसरी बात, आज जब भी कॉकरोच जनता पार्टी को हो या राहुल गांधी ने, और जो जिन्होंने ममता बनर्जी को जो छेड़ा जिस तरीक़ा से, क्योंकि उनके हाथ से इलेक्शन छीना गया, तो वो सभी को दिख रहा है करके वो पूरी रास्ते पे आ गई, और अभिषेक भट्टाचार्य अपना वहाँ पे उनके जो पार्टी के अध्यक्ष थे उनको रास्ते पे ला के पीटा गया। वो बड़ी खतरनाक एक इशू बन गया, और जिसके वजह से अभी ममता बनर्जी भी रास्ते पे आई और उन्होंने कहा कि ईवीएम हटाओ का जो नारा चालू कर दिया, वो निश्चित रूप से संपूर्ण पूरे देश को एक अलग से ये देगा। यही नहीं तो उन्होंने जो भी पीछे इंडिया अलायंस के साथ में वो इतना देर नहीं थी, लेकिन वो आज उसको पता चला कि जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं रहेंगे तब तक हमारा कोई उम्मीद नहीं है या कुछ हो नहीं सकेगा। तो राहुल गांधी और ये सब लोगों की टीम है, और उन्होंने तुरंत अभी एक मीटिंग बुलाई है। निश्चित रूप से सभी लोग जो भी दुखाए हुए हैं सब के सब इकट्ठा आएंगे, और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। एक तुम्हें ये भी महसूस करना पड़ेगा कि बीजेपी को सबको जो यूनाइटेड ने उनके साथ में एनडीए का जितना भी ग्रुप है उनको सबको मालूम है कि एक दिन वो सबको खाएंगे। जिस तरीक़ा से बिहार में हुआ, जिस तरीक़ा से बंगाल में हुआ, जिस तरीक़ा से अलग अलग स्टेट में जिस तरीक़ा हुआ, वो सब का सबके सामने में वो सब पिक्चर है, और मुझे उनको मालूम है कि ये आज के दिन के है, वो कल तो तुम्हें बीजेपी पूरा खा जाएगी। और ये सब रखते हुए इनके सामने भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये सभी को ऐसी एक लगता है कि उम्मीद कि भाई ये गवर्नमेंट गिर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस तरीक़ा से उनका जो हाल हुआ तो वो निश्चित रूप से वो डाइजेस्ट करने लायक सिचुएशन नहीं है। तो इंडियन पॉलिटिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने, दूसरा अभिजीत एक दलित कम्युनिटी से भी आते हैं तो वो भी उनको एक एडवांटेज मिलेगा। युवा सभी लोग, उनको कास्ट का तो छोड़ दीजिए, कास्ट के बारे में तो कुछ नहीं है, लेकिन सब लोग उसके साथ में जुड़ गए हैं, और उनको भी लग रहा है कि भाई हमें कोई ना कोई की सपोर्ट चाहिए। तो कल ही वांगचुक भी जुड़ गए, उनको बड़े बड़े लोग सब जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी इसमें काफ़ी कामयाब होने की संभावना दिख रही है। आज एक इंटरनेशनल न्यूज़ को भी आज कर्नाटका में शिव कुमार ने अपना ये ले लिया, चीफ मिनिस्टर का ये हुआ। उनका सबसे बड़ा टारगेट है वो अमित शाह, जो बिना कारण से झूठी केस में जब उनको
इतना दिन तक उन्होंने उनको जेल में रखा गया, तो निश्चित रूप से वो घबराए नहीं और फिर बाहर आके उसी तरीक़ा से पूरा का पूरा साउथ आज उन्होंने अपने हाथ में रखा। और उनका पहला ही ऐलान है कि मैं 120 में से साउथ के जितने भी सीटें उनमें से सब ला के राहुल गांधी को मैं उनके पास दूंगा और मैं देखूंगा कि इसके बाद में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के लिए पूरे एलिजिबल हो जाएंगे। ये बात से आज बीजेपी पूरी की पूरी घबराई है। यही नहीं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो जिनके भी पास में फिर ईडी रहे, जो भी रहे, सीबीआई रहे, वो सब डरपोक लोग रहते हैं। उनको मालूम है कि यदि ये पार्टी पलट जाए या कुछ हो जाए या सत्ता का कोई परिवर्तन हो जाए तो निश्चित रूप से उनकी ट्रांसफर, उनकी बैग ऐसी भगाएंगे उनको और ऐसी जगह पे डालेंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है जितने भी प्रमोटिव, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं जो फंसे हुए हैं, बड़े बड़े एक्सटेंशन मिला, एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। ये सब जितना भी है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव पोस्ट होता है और उसका जिस तरीक़ा से ये लोग कर रहे हैं। आज एक बड़ी खबर आई है कि चीन के ग्रुप ने एक ऐसे लोगों का नियुक्ति की है जो अच्छे, जो हुनार जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट में इलेवेट होते हैं, उनको डिवेट किया है, उनको नीचे का रख के ऊपर में किया। मित्रों, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल में और ब्रोचर में ऐसे प्रोविजंस है कि ये पोस्ट जो सिलेक्शन का है तो वहाँ इंटरव्यू होता है और उसके सीनियरिटी के मार्क्स सबसे ज़्यादा काउंट होते हैं और उसके बाद में एक कमेटी बैठती है, उसका पूरा का पूरा स्टडी करते हैं कि भाई कौन से जज ने कितने डिसीजंस दिए, गवर्नमेंट के कितने रहे, लोकल में क्या रहे और उनके डिसीजंस का क्वालिटी क्या था। इसके आधार पर सब ये होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है इंडिया में। और जो लोग भी बीजेपी वाले या और जो भी गवर्नमेंट में लोग रहेंगे वो जो रिकमेंड करेंगे वो उसी के आधार पर वो करते हैं, जो आप पूरा देश देख रहा है। अभी उसमें कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं, ना कोई कंटेम्प्ट की बात है। आज तो सब खुल के लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरीक़ा से वो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा सत्यानाश करके रखे हैं। यही नहीं तो इनका पूरा IAS और IPS और ये सब जगह उनका इतना फैलाव हो गया है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सब के सब स्क्रीनिंग होंगे और दोबारा ये गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि ऑल इंडिया का एक हर वक्त एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और जितने भी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे उन्हीं लोगों को एलिवेट करके आगे के प्रमोशंस मिलेंगे। ये ऐसी प्रकार होना अभी इसके बाद में तय होगा, क्योंकि इसलिए कि जिस तरीक़ा से उनकी जो सिस्टम बनी है, अभी देखिए जितना भी जो भी अभी जो इलेक्शन ये हुए, अभी जितना भी जो पेपर लीक हुए और जो भी जितने भी लोग उनके लिए उसके लिए जो भी उनके करियर ख़राब हो गए, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो नीट के एग्ज़ाम्स के वजह से सब जो लोग ऐसे ही पास हो जाएंगे और वैसे ही करके वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, वो क्या करेंगे आगे में, तो जाके उनका तो बदहाल होना ही होना है। ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन यहाँ अपने नस्लें जो है वो भी बहुत वीक हो जाएंगे। वहाँ पे जुडिशरी माइंड यदि यार नहीं रहा या डॉक्टर के पेशा में सब ऐसे ही लोग यदि यार ऊपर में जाएंगे तो ये सिर्फ दलाल बनेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे टाइप का ये सिचुएशन है। चलो तो हम आज थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी देखते हैं। आज ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील चल रहा है उसका आखिरी अंतिम पड़ाव चल रहा है। एक तरफ में तो ईरान ने पूरा का पूरा अमेरिका को झुकाया, डोनाल्ड ट्रंप को पूरा का पूरा झुका दिया है और एक तरफ में वो उन्होंने अभी जो भी डिमांड की है कि जो मेरा नुकसान हो गया तो 25 लाख करोड़ का उन्होंने मुआवजा मांगा है, जिसका नियर अबाउट वो उन्होंने माना है कि ये इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन आज हरमुज़ में जो भी है वो उन्होंने कहा कि भाई हम भी खोलेंगे एज इट इज, जब पैसे ये था पूर्वरत जो था फरवरी के पहले भाई उस टाइप में सिचुएशन हो जाएगी। सेकेंडली जो भी ईरान की जितनी संपत्ति है वो कई अरबों रुपए है, वो इधर उधर स्टेट में जो अमेरिका ने दबाव में उनको डाल के रखी थी वो सब का सब वो ले जाएंगे, वो फिर तो दोबारा ईरान को मिलेगी। उसके बाद में $300 बिलियन का वो वहाँ पे अमेरिका ने ये किया कि हम $300 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ईरान में। ये तीनों चारे हैं, लेकिन एक पांचवी जो शर्त थी, 4 नंबर की शर्त, वो यूरेनियम को आप अमेरिका में दोगे, उसके लिए ईरान बिल्कुल ये नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये हुकूमत पलट जाएगी और फिर तुम्हारा वही तमाशा चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये कभी भी हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, उसके भी ऊपर में ईरान ने कहा कि हम लोग इस तरीक़ा से कुछ कहेंगे नहीं। मुझे लगता है कि अमेरिका के सामने में अल्टरनेटिव नहीं है, युद्ध करेंगे, हार जाएंगे, पूरे विश्व में उनकी बहुत ही हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि लोग कोई पूछेंगे तक नहीं और डोनाल्ड ट्रंप अलग इसमें मर जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में उनके सामने में एक ही अल्टरनेटिव है कि जो भी ईरान कहेगा उसको हाँ कहना है।
हाँ नहीं कहेंगे तो उनकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं। आज उनके इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट गिरा के रखे, फाइटर जेट्स गिरे, और अमेरिका को ये ध्यान में आ गया कि ये सिर्फ ईरान की बात नहीं, हमको 3 लोगों से युद्ध करना है। ईरान है, इधर में इजराइल, ये अपना चाइना है और रशिया है। ये तीनों के साथ में हमको लड़ना है, और ये तीनों भी हाईली टेक्नोक्रेट है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात को उनको बहुत अच्छे से मालूम हो गया। आज उनके सीनेट में और सब लोगों ने कहा होगा कि भाई तुम हाँ बोलो और साइन करो, उसके बाद में देखेंगे कि आने वाला सिचुएशन कैसा होगा, उसमें से वो उभरेंगे या नहीं उभरेंगे। और जो भी सिचुएशन हो गया, लेकिन ऐसा यदि जब सिचुएशन आ जाता तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उससे ज़्यादा कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि कुछ आने की संभावना है, जिसके वजह से फिर ऑयल के रेट्स डाउन हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक ऐसा लगता है कि जब भी कभी ऐसी समस्याएं आती है तो पूरे विश्व में कुछ तो भी हाइड्रोजन का और किस तरीक़ा से उम्मीद करके भाई कि अपनी गाड़ियां हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में मिला के बहुत सारे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो गए हैं। सिर्फ वो टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी होने की वजह से थोड़ी सी तकलीफ है। वो टेक्नोलॉजी को भी वो यदि ईजी कर देते तो पूरा गल्फ पूरा ये हो जाएगा, कोई उस पर डिपेंड नहीं रहेगा। क्योंकि ऑयल और ये जो गैसेस जो है वो उसकी यदि पूर्ति हम दूसरी जगह से करते हैं तो निश्चित रूप से होगा। इसके पहले भी मैं बार बार कहता था कि हमारे जो भी रेलवे के इंजन्स थे वो तो स्टीम से चलते थे। जब वाटर से चलती मतलब टेक्नोलॉजी थी, प्रेशर उतना चलता है। वो टेक्नोलॉजी क्यों ख़त्म हो गई, क्या हो गई, इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम। और बहुत सारे लोगों के भी मैंने पूछा कि वो टेक्नोलॉजी को एडवांस करके अभी सोलार सिस्टम है, सोलार को पैनल के साथ में यदि जब उसी को रिसाइकलिंग करते तो शायद हो सकता है कि एक नई सिस्टम भी डेवलप हो सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे करिश्मे करेंगे। हमारे यहाँ नागपुर में एक श्री ड्राइविंग वाले हैं, उन्होंने एक सोलार के ऊपर में एक कार बनाई है। चलती है बहुत कम, लेकिन वो पूरा का पूरा कार से वो बैटरी को चार्ज होती है और वो उसके ऊपर से वो चलती है। इट्स वेरी गुड। मतलब इस तरीक़ा से यदि यार हुआ तो मुझे लगता है कि चार्ज भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हाइब्रिड कार तो वैसे भी अभी आ गए कि जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इससे भी चलती है और वो जैसे भी जनरेट होती है तो इलेक्ट्रिकल और ये पेट्रोल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। लेकिन उसका प्रमाण आने वाले दिनों में शायद बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद और पेट्रोल के दाम ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि इतना सारा पेट्रोल है और डीजल है कि उनको जब तक वो वापस करेंगे नहीं तो क्या होगा। और ऑयल के इसमें ऐसा कहते हैं कि जब भी कभी वो पंप जो जहाँ पे ड्रिल करते हैं वो यदि जब तुमने निकाले नहीं तो ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनको तो डे टू डे उतना उनको कंजम्पशन और डिस्पोजल होना ही चाहिए, वो चाहे किसी भी लेवल में जाए। लेकिन सभी दुनिया को मालूम है कि इसमें बहुत बड़ा डील होता है, बहुत सारे ये चलता रहता है, कमीशन चलता है और कई करोड़ों में कमीशन चलता है। बहुत सारे ऐसे उल्टे सिल्टे काम होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अभी आने वाले दिनों में कुछ कम होगी। हर देश अपने आप को अपने एक मजबूती से खड़ा होगा। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए